नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। चमोली से बड़ी खबर मिल रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि हुई है घोषित। इस वर्ष 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर बंद होंगे श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट। 13 नवंबर से शुरू होगी बद्री विशाल की वैदिक मंत्र पूजा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चमोली बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो गई है। अब 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर बंद होंगे कपाट। 13 नवंबर से शुरू हो जाएगी बद्री विशाल की वैदिक पंच पूजा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बद्री केदार के कपाट बंद करने की तिथि घोषित हो गई है। 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस बार भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बढ़ चढ़कर पहुंचे थे बद्रीनाथ धाम में, और लाखों की संख्या में इस बार दर्शन भी किए हैं। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम में। और संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कब और किस समय कपाट बंद कर दिए जाएंगे और किस तरह से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी? देखिए, जो चार धामों में लगभग तीन धामों के कपाट जो बंद होने शीतकाल के लिए बंद होते हैं, उनकी तिथि का घोषणा कर दी गई थी। और आज जो है विजयदशमी के पावन पर्व पर श्री बद्रीनाथ धाम के परिसर में जो है पंचांग गणना के बाद ये तिथि निकाली गई है। और 17 नवंबर को 9:07 पे रात्रि के जो 9:07 में मिथुन लग्न में भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और इसके साथ ही 13 नवंबर से जो है जो वैदिक पंच पूजाएं भगवान बद्री विशाल की शुरू होती है, तो इस बार 13 नवंबर से शुरू होंगी। और 17 नवंबर को रात 9:07 पे भगवान बद्री विशाल के कपाट विधि विधान पूर्वक शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और ये घोषणा आज जो है मंदिर में एक धार्मिक समारोह के तहत जो है जिसमें रावल जो मुख्य पुजारी भगवान बद्री विशाल के हैं, रावल जी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के तमाम पदाधिकारी, मंदिर समिति के सीईओ और जो मुख्य जो धर्माधिकारी होते हैं, धर्माधिकारी ने यहाँ पंचांग गणना के बाद विधि विधान से इस तिथि की आम सहमति के बाद ही घोषणा की गई है। और इस अवसर पे सैकड़ों लोग जो है यहाँ पे मौजूद थे। और अभी आज जो है एक धार्मिक समारोह का आयोजन भी इस अवसर पर बद्रीपुरी में आयोजित किया जा रहा है। तो कुल मिला के अब यूं कह सकते हैं कि जो ये चार धाम यात्रा का जो था अंतिम पड़ाव है। और लगभग चारों धामों के साथ साथ पंच केदार की जो तिथि है कपाट बंद होने की शीतकाल के लिए, वो पूरी जो है उसकी घोषणा हो चुकी है। जी अभी संजय, कितनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच भी रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए? देखिए, अब आज जो कि रामनवमी के बाद आज विजयदशमी का पर्व था। और यहाँ पे जो स्थानीय जो क्षेत्र के लोग होते हैं, जो हकदारी होते हैं धाम के, उनको जो पारंपरिक पगड़ी भी भेंट की जाती है। और लिहाजा आज जो है बद्रीनाथ में काफी तादाद में जो है श्रद्धालु पहुंचे हैं। और 3 से 4 हजार श्रद्धालु तो प्रतिदिन यहाँ पे आ ही रहे हैं। और लगभग ये आंकड़ा 11 लाख पार अकेले बद्रीनाथ धाम में ही कर चुका है। कपाट खुलने से लेकर अब तक जो है 11 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। और अभी भी लगभग 1 माह का समय बाकी है। और इस दौरान कार्तिक जो स्नान के लिए विशेष पर्व होता है, उसमें उत्तराखंड के जो स्थानीय जो तीर्थयात्री होते हैं, जो अपने कमोबेश अपने समस्त जो कामों को निपटाने के बाद जो है धाम की तरफ बढ़ते हैं, तो उन लोगों का भी अब आवाजाही बढ़ेगी। तो कह सकते हैं कि लगभग इस बार 11 लाख तो अभी हो चुकी है। तो और जो है अभी यात्रा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि खुशगवार मौसम है। और बिल्कुल लगातार जो है इस बीच अंतिम पड़ाव पे यात्रा है चारों धामों की। तो जो लोग अब तक यात्रा करने से चूके थे, वो लोग अभी बिल्कुल उमड़ रहे हैं बिल्कुल चार धामों की यात्रा करने के लिए। जी लेकिन संजय, इस बार हमने ये भी देखा कि बड़ी परेशानियां भी हुई तीर्थयात्रियों को जब वो आए थे। तो उस समय प्रशासन की किस तरह की तैयारियां हैं? क्या कुछ कह भी रहा है प्रशासन?
देखिए विशाल जी, जो शुरुआती दौर में जो रजिस्ट्रेशन को लेकर के और अन्य जो है इस तरह की असुविधाएं का सामना करना पड़ा, क्योंकि शुरुआती महीना होता है, लोड बिल्कुल चारों धामों में रहता है और बद मंदिर प्रशासन पे भी काफी दबाव होता है। तो मई जून में जो सोचा रहता है समिति ने, सरकार ने, उससे भी 2 से 3 गुना अधिक जब श्रद्धालु आ जाते हैं तो लिहाजा जो जाहिर सी बात है कि परेशानियां तो होगी। लेकिन जिस तरह से बारिश और भूस्खलन और सड़क बंद की वजह से केदारपुरी में और अन्य जगहों में जो परेशानी पहले श्रद्धालुओं को झेलनी पड़ी थी, उसके बाद जो है अब पिछले 1 माह से लगातार यहाँ पे बिल्कुल खुशनुमा मौसम है और खुशनुमा मौसम के साथ साथ यहाँ पे बर्फबारी भी हुई थी। तो अब जो है जो लोग तब दर्शन नहीं कर चुके थे, तो वो लोग अब बिल्कुल यहाँ पे दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बीआरओ ने 75 परियोजनाओं के लिए वर्चुअली लोकार्पण और कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन 75 परियोजनाओं में 22 सड़कें और 51 पुल भी शामिल हैं, जिन्हें काफ़ी मुश्किल हालात में बनाया गया है। इन परियोजनाओं में उत्तराखंड को भी 9 सड़कें मिली हैं। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वर्चुअली हिस्सा लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 परियोजनाओं और योजनाओं के ढांचे के लिए अब योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी कर दिया है, जिसमें चमोली जनपद के सीमली ग्वालदम मोटरमार्ग पर बीआरओ की तरफ से नवनिर्मित 120 मीटर स्पान मोटरपुल भी सम्मिलित रहा। वहीं मोटरपुल के लोकार्पण अवसर पर थराली से बीजेपी विधायक भोपाल राम टमटा, बीआरओ के कमांडेंट अंकुर महाजन, कमान अधिकारी मोहन कुमार, ब्लॉक प्रमुख नारायण बगड़ और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद भी रहे। विधायक भोपाल राम टमटा ने मोटरपुल का रिबन काट मोटरपुल को आवाजाही के लिए सुचारू भी कर दिया है। वहीं बीआरओ के कमांडेंट अंकुर महाजन ने बताया है कि सामरिक दृष्टि से इस पुल का महत्व है और इस मोटरपुल का निर्माण साल 2021 में प्रारंभ किया गया था। 3 सालों में 16.25 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। मोटरपुल का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली उद्घाटन भी कर दिया है। के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। नगर में 120 मीटर लंबे स्पान पुल का हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आज उन्होंने देश को समर्पित किया है। मैं इस मौके पर अपने रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तराखंड के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आज दशहरे का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है। श्री राम ने विजय पाई थी आज। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस अब अपनी कमर कस चुकी है। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने प्रदेश पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। प्रदेश प्रभारी ने उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को बड़ी जिम्मेदारी दी है। बता दें कि ये पर्यवेक्षक प्रत्याशियों को लेकर आम लोगों से फीडबैक लेंगे, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को हाईकमान को भी भेजेगी। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने कन्या पूजन किया है। इस दौरान उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। इस दौरान योग गुरु और आचार्य ने लोगों को दशहरा की भी शुभकामनाएं दी।
मौके पर योग गुरु रामदेव ने सोशल मीडिया पर वायरल खाने में थूकने और गंदगी फैलाने वाली वीडियो पर कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मुस्लिम धर्मगुरुओं को आगे आकर बोलना चाहिए। ऐसी घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं होता है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु ऐसी घटनाओं पर मौन रह जाते हैं। इस्लाम के बड़े मुल्ला मौलवियों को धर्म गुरुओं को आगे आकर के बोलना चाहिए भाई। कहीं थूक दिया, कहीं मूत दिया, कहीं और गंदगी कर दी, इससे इस्लाम का प्रचार नहीं होता, इससे इस्लाम हिंदुस्तान और इससे मुसलमान और कुरान इससे बदनाम होता है। तो मैंने पहले भी कई बार देखा कि ये घटनाएं हुई और अब भी बार बार हो रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि शीर्ष धर्मगुरु उस पर मौन हो जाते हैं। सबको बहुत ही प्रखरता के साथ इसका विरोध करना चाहिए। यह सभ्य मानव समाज के लिए एक बहुत ही कलंक जैसी दुर्घटना है। देहरादून में दशहरे पर्व को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। परेड ग्राउंड में आज इसका आयोजन भी किया जाना है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दशहरा कमेटी के प्रदेश महामंत्री हरीश ढोरा ने बताया है कि खेल मैदान में 65 फीट ऊंचे रावण के पुतले के साथ ही लंका का भी दहन किया जाएगा। साथ ही हर बार की तरह इस बार भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें 60 फीट, 55 फीट और 50 फीट, ये तीन इसके जो हाइट है इन तीनों की। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे रहेंगे। हमारे सभी सम्मानित विधायकगण जो देहरादून महानगर के हैं वो भी रहेंगे और हमारी बिरादरी के भी प्रमुख लोग इसमें उपस्थित रहेंगे। राजधानी देहरादून में दीपावली की खरीदारी भी शुरू हो गई है। ऐसे में लोग अपने घरों से निकलकर बाजारों में शॉपिंग के लिए भी पहुंच रहे हैं और ज्वेलरी शॉपिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि ज्वेलरी खरीदने वालों की भीड़ पिछले सालों के मुकाबले कुछ कम ही नजर आ रही है, जिसकी वजह से सोने चांदी के दामों में इजाफा भी बताया जा रहा है। तमाम ज्वेलरी विक्रेताओं ने ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर भी चलाए हुए हैं, जिससे ग्राहक ज्वेलरी शॉप में पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर सके। अब देखने वाली बात यह भी है कि त्यौहार नज़दीक आते ही सोने चांदी के व्यापार पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, सोने के रेट्स में बहुत ज़्यादा फर्क आया है। सोना और चांदी दोनों इस वक्त काफ़ी हाइट पे चल रहे हैं, पर स्टिल जो लोगों की डिमांड है और सब चीज़ें वो तो अपनी जगह है। पर यह है कि जिसने 20 ग्राम लेना है वो 10 ग्राम ले रहा है। और लाइट वेट की ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। तो गोल्ड के रेट्स के ऊपर जाने की वजह से अब जिसने शादी में 20 ग्राम का सेट देना है वो 10 ग्राम का देने में बिलीव कर रहा है कि चलो 10 ग्राम का देके काम तो निपटा उससे। देखिए भाई साहब, ये जो टाइम होता है इस टाइम पे चांदी का शॉपिंग तो होती है, गोल्ड की भी होती है। पर गोल्ड में इस बार हम काफ़ी अच्छी नई वैरायटी लेके आए हैं। टर्की की ज्वेलरी, साउथ की कोयम्बटूर की ज्वेलरीज है। पिछले सालों के मुकाबले इस बार मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है, क्योंकि एक तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया सोने का, और दूसरा ये है कि रेटों में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। पहले फ्लक्चुएशन होता था, ठीक है, 100, 200, 150 रुपये ऊपर नीचे हुआ। अब ये हो रहा है कि सीधा 3-3, 4-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो रहा है सोना। तो उस वजह से भी काम में बहुत फ़र्क पड़ा। जब तक कि रेट स्टेबल नहीं होंगे और थोड़े से रेट कम नहीं होंगे तब तक मार्केट उठ नहीं। देहरादून के सहजधारा रोड स्थित आईटी पार्क में सेब महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं। इस महोत्सव में सेब से लेकर कीवी, पहाड़ी खाद्य पदार्थों समेत कई उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। इन स्टॉलों पर पहाड़ी ऑर्गेनिक उत्पादों से लेकर के लोगों में भारी उत्साह भी देखा गया है। इस अवसर पर नाबार्ड के सीजीएम पंकज यादव ने कहा है कि उत्तराखंड में सेब का बहुत बड़ा उत्पादन होता है और यहाँ के सेब की क्वालिटी भी अच्छी होती है। नाम से पता चल रहा है सेब महोत्सव, तो उत्तराखंड के अंदर सेब काफ़ी हो रहा है। बहुत अच्छी क्वालिटी का सेब होता है। उस सेब को एक मार्केट मिले और लोगों की नज़रों में आए, उसको बढ़ावा मिले, उसका एक छोटा सा प्रयास नाबार्ड कर रहा है।
नाबार्ड इन एरियाज़ के अंदर पहले तो ऑर्चार्ड देता है, जिसमें कि सेब और बाकी अन्य फलदार पौधे दिए जाते हैं, जिनसे कि उत्पादन होता है, और उसके विपणन के लिए एक प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा नाम से पता चल रहा है सेब महोत्सव 1.0, तो ये पहला ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। ये अभी थोड़ा छोटे स्केल पे हो रहा है, पर इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इसके अंदर हम सरकार का साथ लेंगे, हमारे बैंकर साथियों का साथ लेंगे, आप सबका भी हम लोग इसमें साथ लेंगे, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा मिले। उत्तराखंड में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कोविड काल के समय में पैरोल पर छोड़े गए कैदी अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। आपको बता दें कि 550 से ज़्यादा कैदी पैरोल पूरी करने के बाद भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए उत्तराखंड पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इन कैदियों की कोई खबर नहीं है। दरअसल कोविड के दौरान उत्तराखंड की जेलों में बंद क्षमता से ज़्यादा बंद कैदियों में 800 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया गया था। पैरोल खत्म होने के बाद भी 300 कैदियों ने तो खुद को सरेंडर कर दिया, लेकिन 500 से ज़्यादा कैदी आज भी पैरोल खत्म होने के बाद वापस जेल में नहीं लौटे हैं। जेल के द्वारा जो है इसमें प्रयास जो है पुलिस भी इसमें जिला पुलिस भी कर रही है कि ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल के दौरान जो है लगभग हमारे पास 81 ऐसे सिद्ध दोष बंदी है जो कन्विक्टेड जो है वो इनके द्वारा जो है वो पैरोल दी गई थी माननीय न्यायालय द्वारा। उसके बाद जो है उनको वापसी नहीं हुई, आत्मसमर्पण नहीं किया गया है। इसके अलावा कुछ अंडर ट्रायल्स भी होते हैं जो विचाराधीन बंदी होते हैं, ऐसे भी लगभग 500 के करीब ऐसे भी है जिनको इंटरिम बेल जो है उनकी अवधि समाप्त होने के बाद जो है सरेंडर वो नहीं हुए हैं। तो ऐसे समस्त लोगों को जो है जेल के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, और उसमें जो है संबंधित जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, इनको भी जो है इस बारे में अवगत कराया गया है, और उसमें सारी पुलिस उनको जो है अभी तलाश कर रही है। ऐसे लोग जो फरार हैं, जो कोरोना काल के बाद जो है जिन्होंने वापसी नहीं हुई है, इनको जल्द ही जो है पुलिस अरेस्ट करेगी। इन पे देहरादून की मित्र पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला और एक पुरुष को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके कब्जे से 3 नाबालिग बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि देहरादून के आईएसबीटी क्षेत्र में 3 नाबालिग लड़कियां संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए मिली हैं, जिसके बाद पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने उनसे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला है कि ये लड़कियां अलग अलग स्थानों से दिल्ली पहुंची थी, जिसके बाद एक ही व्यक्ति इन्हें नौकरी दिलाने और के बहाने देहरादून ले आया था और पुलिस को देख मौके से फरार हो गया था। प्रकाश महती जहाँ पर बच्चियाँ थी, उन 2 लोग को इसमें एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार भी किया गया। अन्य लोग के बारे में भी जानकारी पता चली कि कुछ लोग इससे जुड़े हुए हैं जो बहला फुसलाकर इस तरह से उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल करते हैं। उनके संबंध में जो जानकारी मिली उसमें टीमें लगाई गई हैं, और एक बार इनकी काउंसलिंग वगैरह के लिए CWC के मेंबर्स बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग उपरांत उनके क्या पते हैं, किन परिस्थितियों में ये वहाँ दिल्ली पहुँची थी, उनके परिजनों से बात हो जाए। ये प्रक्रिया चल रही है। प्रक्रिया उपरांत मुझे लगता है कि सभी कारणों का पता भी चलेगा, और कोई और गैंग इसमें शामिल है, सदस्य शामिल है जो इस तरह के बच्चियों को ट्रैफिकिंग करते हैं और कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में ढकेलते हैं, तो उस संबंध में भी हमारी टीम लगी। तो मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन के अंदर सभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी और जो लोग शामिल हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। उधम सिंह नगर के गदरपुर में NDRF की 15 बटालियन का 5वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। मौके पर कमांडेंट सुरेश कुमार दराल ने कहा है कि मैं सभी अधिकारियों और जवानों से अपील करता हूं कि वो देश के लिए कार्य करें और जहां भी रहें अनुशासित से रहें और उत्तराखंड के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैनात रहें। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कहीं आपदा आती है तो हम सिर्फ 5 मिनट में हेड ऑफिस से रवाना हो जाते हैं। सिल्क 11 टनल में हमारी क्षमता का लोहा पूरी दुनिया ने देखा है। सबसे पहले तो मैं सभी जवानों को, उनके परिवारों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। साथ में जैसा कि आप जानते हैं 15वीं वाहिनी जो है वो स्थापित की गई थी उत्तराखंड राज्य के लिए, और पिछले 5 वर्षों में हमारे जवानों ने जो प्रदेश के लिए, देश के लिए काम किया है वो सर्वविदित है। चाहे वो सिल्क 11 टनल का ऑपरेशन हो, केदारनाथ एक्सिस में जो आपदा आई उसमें 13,000 से ज़्यादा लोगों की जान बचाना हो, तो हमारे जवानों ने दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर
प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जोखिम से बचाया है। काशीपुर के मुख्य बाजार स्थित जीबी पंत इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ अभद्रता का मामला भी सामने आया है, जहां पर विवाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। स्कूल में आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है। बता दें कि मामला बीते दिनों का है, जहां आरोप लगाया है कि बगल के स्कूल के कुछ लोग स्कूल के टाइम पर स्कूल के अंदर आ जाते हैं और प्रिंसिपल स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जिसकी सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। उस समय इस विद्यालय की छात्र संख्या लगभग 500 के आसपास थी। इंग्लिश मीडियम ये स्कूल नहीं था। मेरे प्रयास से विद्यालय इंग्लिश मीडियम हुआ। छात्र संख्या आज की डेट में 1102 है। पहले को एजुकेशन नहीं था, आज हमारे विद्यालय में को एजुकेशन मेरे ही प्रयास से आई है। विद्यालय का जो वातावरण है वो इतना अच्छा हो गया है कि हम पहले फर्स्ट डिवीजन ढूंढते थे कोई आई है क्या। आज स्थिति ये है, गत वर्ष का जो परीक्षा परिणाम है उसमें 315 बच्चे बोर्ड में थे, जिसमें से 225 फर्स्ट आए हैं और 51 बच्चों को कमला नेहरू पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड की मेरिट में लगातार 5 वर्ष से हमारे बच्चे 2 या 3 आ रहे हैं। पहले मेरिट में भी बच्चा नहीं आता। राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी हर वर्ष निकल रहे हैं हमारे यहाँ से। कला उत्सव में हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर तक बच्चा हमारे यहाँ से जा रहा है। ये उपलब्धि और ये तरक्की कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए विद्यालय के माहौल को ख़राब करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो है वो विद्यालय में आए और वो मेरे साथ उन्होंने मारपीट करी है और इसके दोनों गेट जो है वो विद्यालय के बंद कर दिए हैं और मुझे एक तरीके से बंधक बना दिया। तो मैं अभी आता हूँ, मैंने तुरंत एसपी को और एसपी साहब को और अपने जो कोतवाल साहब हैं उन्हें दोनों को फ़ोन करा और मैं तुरंत वहाँ से रवाना हुआ। इस बीच में उन्होंने 112 को भी फ़ोन कर दिया था, तो 112 ने आके जो है वो विद्यालय का गेट खुलवाया, जिसकी चाबी नीरज यात्रे पे थी, जो दीपिका गुड़िया के हस्बैंड है और जिनका स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।